नमस्कार। देखिए, इस वीडियो में मैं आपको बियरिंग कैपेसिटी और फाउंडेशन से रिलेटेड टोटल 39 एमसीक्यूज़ कराऊंगा और ये फर्स्ट पार्ट है। इसका सेकंड पार्ट भी अपलोड हो चुका है, वो आपको सॉइल मैकेनिक्स की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, ए प्लेट लोड टेस्ट इज़ यूज्ड टू डिटरमिन बियरिंग कैपेसिटी ऑफ फाउंडेशन, सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन, बोथ या कोई नहीं। देखिए, प्लेट लोड टेस्ट जो है ये फाउंडेशन में किया जाता है सॉइल के ऊपर, और एक तो इससे सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी निकाली जाती है, अल्टीमेट भी और अलाउेबल भी, और इसके अलावा इसमें सॉइल का या फाउंडेशन का सेटलमेंट भी डिटरमिन किया जाता है। तो दोनों ऑप्शन सही है, यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा। और इससे रिलेटेड जो और सवाल बन सकते हैं वो आपको आगे देखने को मिलेंगे, जैसे कि ये देख सकते हैं, फॉर डिटर्मिनिंग द अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉयल द रिकमेंडेड साइज ऑफ स्क्वायर बेयरिंग प्लेट यूज्ड इन प्लेट लोड टेस्ट इज़ 30 to 75 सेंटीमीटर विद अ मिनिमम थिकनेस ऑफ। तो यहाँ पर एक सवाल तो यही पूछा जाता है कि प्लेट का साइज़ क्या लिया जाता है। तो प्लेट के साइज़ की रेंज हमें दी जाती है 300 से 750 mm, मिनिमम 300, मैक्सिमम 750, और इसकी जो थिकनेस है वो कम से कम 2.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यानी 25 mm। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। तो दो सवाल आपके यहीं से बन गए, ठीक है। बाकी इससे न्यूमेरिकल आते हैं, वो आपको आगे देखने को मिल जाएंगे। The ultimate bearing capacity of a soil is 300 kilonewton per meter square. The depth of foundation is 1 meter and unit weight of soil is 20 kilonewton per meter square. Choosing a factor of safety of 2.5, the net safe bearing capacity is। अब देखिए, बेयरिंग कैपेसिटी से रिलेटेड कुछ टर्म है हमारे पास, जैसे अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी है, नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी है, नेट सेफ बेयरिंग कैपेसिटी है, ग्रॉस सेफ बेयरिंग कैपेसिटी है, और अलग से सेफ बेयरिंग कैपेसिटी भी है। इनके अलावा हम शुरुआत इन चीज़ों की करते हैं ग्रॉस प्रेशर और नेट प्रेशर से। तो ये जो भी 5-7 टर्म हैं, इनको आप न्यूमेरिकल से समझ जाएंगे। बस आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आप समझिए कि जो अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी है उसकी मदद से नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी निकाली जा सकती है। उसके लिए हमें सिर्फ गामा डीएफ को सब्ट्रैक्ट करना होता है, जो कि प्रेशर होता है सॉइल के अपने वेट की वजह से। गामा डीएफ यानी गामा उसमें यूनिट वेट हो गया और डीएफ उसमें फाउंडेशन की डेप्थ हो गई, तो उनके मल्टीप्लाई से हमें सॉइल का प्रेशर मिल जाता है। तो नेट वाले केस में हम उसको हटा देते हैं। ऑलराइट, अब यहाँ पर नेट अल्टीमेट तो नहीं पूछ रखी है, लेकिन उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो अब सॉल्यूशन पे आते हैं। जो 3 चीज़ें दे रखी हैं वो आपको टॉप में दिख जाएंगी, अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, यूनिट वेट ऑफ सॉयल। एक और चीज़ है फैक्टर ऑफ सेफ्टी, उसकी ज़रूरत हमें बाद में पड़ेगी, तो वो भी दे रखा है। तो पहले जो ये आप एक्सप्रेशन देख रहे हैं यहाँ पर, ये एक्सप्रेशन होता है नेट अल्टीमेट का। अल्टीमेट में से गामा डीएफ को घटा दिया जाता है, तो 280 आ जाएगा यहाँ पे। यूनिट का कोई इशू नहीं है, सब मीटर और न्यूटन में ही चल रहा है, तो सही हो जाएगा वहाँ पे अपने आप। नेट सेफ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, नेट अल्टीमेट में फैक्टर ऑफ सेफ्टी अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 280 में जब हम 2.5 से डिवाइड करेंगे तो 112 आएगी नेट सेफ, ठीक है। यही आपसे पूछ रखी है। तो ये एक एक्सप्रेशन हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। बेसिकली 2 हो गए, इस ये भी है, ठीक है। इसी तरह से जितने भी आएंगे आगे आपके क्लियर होते चले जाएंगे। तो यहाँ पर 112 हो जाएगा। द ग्रॉस बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ अ फुटिंग इज़ 450 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर इफ़ द फुटिंग इज़ 1.5 मीटर वाइड एंड अ डेप्थ ऑफ 1 मीटर इन क्लेई सोयल विद यूनिट वेट ऑफ 20 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब, देन नेट बेयरिंग कैपेसिटी। अब अभी आपको जो बताया था वहाँ पर यही तो था, नेट बेयरिंग कैपेसिटी जो है NU वाली, वो अल्टीमेट में से गामा डीएफ को हटा दीजिए। तो ये रहा गामा, ये रहा डीएफ, ठीक है। विड्थ की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक्सप्रेशन में विड्थ नहीं होता है यहाँ पर, तो इसका सॉल्यूशन और भी आसान हो जाएगा। QU में से गामा डीएफ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 450 माइनस 20 होगा, 430 आ जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा। इसी के जैसा एक सवाल और है, यहाँ पे ग्रॉस बेयरिंग कैपेसिटी दे रखी है 440, विड्थ 1.5 मीटर है, उसकी ज़रूरत नहीं है, डेप्थ 1 मीटर है। तो अगेन 440 में से गामा डीएफ यानी 20 × 1 करेंगे तो 420 आ जाएगा। तो यहाँ पे 420 आंसर हो जाएगा। ये सॉल्यूशन आप देख सकते हैं।
ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रखनी है, अगर आपको कभी अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी ना दी हो और ग्रॉस प्रेशर दिया हो तो बात एक ही है, क्योंकि ग्रॉस प्रेशर ही बेयरिंग कैपेसिटी को बताता है वहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे ग्रॉस बेयरिंग कैपेसिटी लिखा हुआ है तो वो अल्टीमेट के लिए लिखा गया है, यहाँ पे 420 हो जाएगा। A 300 mm square bearing plate settles by 15 mm in a plate load test on a cohesive soil when the intensity of loading is 0.2 Newton per mm square. The settlement of a prototype shallow footing 1 meter square under the same intensity of loading is. देखिए प्लेट लोड टेस्ट का ये सवाल है। प्लेट लोड टेस्ट में हम सेटलमेंट फाइंड कर सकते हैं, जैसा कि हम पहले सवाल में देख चुके हैं, और अलग अलग सॉइल के लिए अलग अलग तरीके से करते हैं। जनरली हम दो फार्मूले पढ़ते हैं, कोहेसिव सॉइल के लिए यानी क्ले के लिए अलग फार्मूला है, और सैंडी सॉइल के लिए या ग्रैनुलर सॉइल के लिए अलग है। ग्रैनुलर में एक्चुअली ग्रेवल भी आ जाता है। तो दो फार्मूला तो हम जनरली पढ़ते हैं। एक और फार्मूला है तीसरा, वो सिल्ट के लिए होता है। वो इतना ज़रूरी नहीं है जेई पॉइंट ऑफ व्यू से, पर दो आपको ध्यान रखने हैं। यहाँ पर क्ले वाले फार्मूला की बात करेंगे तो पहले आपको फार्मूला दिखा देते हैं। हाईलाइटेड फॉर्म में जो आपको चीज़ दिख रही है वो फार्मूला है क्ले के लिए। उसमें हम चार में से कोई एक चीज़ निकाल सकते हैं अगर तीन दे रखी हों। चार चीज़ें कौन सी हैं? SF, SP, BF और BP। SF है सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन, SP है सेटलमेंट ऑफ प्लेट, इसी तरह से BF है विड्थ ऑफ फाउंडेशन और BP है विड्थ ऑफ प्लेट। अब इस सवाल में आपने देखा होगा सबसे पहले हमें प्लेट की विड्थ दे रखी है 300 mm, और क्योंकि वो स्क्वायर प्लेट होती है तो उसकी अगर एक साइड का साइज़ दे तो भी ठीक है, और पूरा लिख के देगा अगर 300/300 तो भी ठीक है। हमें BP से मतलब है, BP 300 mm है, और सेटलमेंट जो हो रहा है उस प्लेट का वो 15 mm हो रहा है। तो हमें BP और SP दे रखा है 300 और 15। उसके बाद जब हम सवाल में आगे बढ़े तो वहाँ पे जो फुटिंग है या जो फाउंडेशन है उसका साइज़ दिया हुआ है 1 मीटर, उसको कन्वर्ट कर देंगे mm में फार्मूला अप्लाई करने से पहले, तो 1000 mm हो जाएगा BF। और अब बचा SF, सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन हमसे पूछा हुआ है, तो कैलकुलेट करेंगे, ये हमारा निकल के आ जाएगा 50 यूनिट का। आपको ध्यान रखना यहाँ पे सारी चीज़ें एक जैसे यूनिट में होनी चाहिए। तो यहाँ पे फुटिंग जो है वो 50 mm सेटल करेगी, अगर प्लेट 15 mm सेटल करेगी। यहाँ पे आपको जो इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग दे रखी है वो उसका फॉर्मूले में कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इंटेंसिटी दूसरी और चीज़ों में काम आ जाती है पर यहाँ पर नहीं है। तो ये एक फार्मूला क्ले का हो गया। इसी तरह से आगे आपको सैंड का फार्मूला भी देखने को मिलेगा। अकॉर्डिंग टू IS कोड अलाउेबल सेटलमेंट ऑफ राफ्ट फाउंडेशन ऑन सैंड इज़। अब देखिए इसकी एक प्रॉपर टेबल है और वो टेबल आपको बहुत ही अच्छे से याद होनी चाहिए, क्योंकि उस टेबल के लगभग हर कोने से सवाल पूछे जाते हैं। दो तरह के सेटलमेंट की बात की जाती है और दो तरह की फाउंडेशन होती हैं और दो तरह की हमारे पास सॉइल होती हैं। सेटलमेंट होती है एक तो मैक्सिमम कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा सेटल कर सकता है कि पूरी फाउंडेशन, और दूसरा है डिफरेंशियल सेटलमेंट। डिफरेंशियल में क्या है, जब हमारे पास दो चीज़ें हों, दोनों सेटल कर रही हों तो उनका डिफरेंस देखा जाएगा। ऑलराइट, दो फाउंडेशन कौन सी हैं? आइसोलेटेड है और राफ्ट फाउंडेशन है, ठीक। दोनों फाउंडेशन हम दोनों तरह की सॉइल के लिए देखेंगे। जैसे हमने ये दोनों फाउंडेशन सैंड के लिए देखी, फिर यही दोनों फाउंडेशन क्ले के लिए भी देखेंगे। तो दो तरह की हो गई सेटलमेंट, दो तरह की हो गई फुटिंग और दो तरह की हो गई सॉइल, ठीक। अब आप सवाल पढ़ लीजिए एक बार फिर से। राफ्ट फाउंडेशन की बात कर रहा है तो अब आपको तीनों चीज़ें सवाल में ढूंढनी होंगी कि सेटलमेंट कौन सी है, फाउंडेशन कौन सी है और सॉइल कौन सी है। यहाँ पे सैंड की बात कर रहा है राफ्ट फाउंडेशन में, एक सेकंड, सैंड की बात कर रहा है राफ्ट फाउंडेशन में, ये रही सैंड। राफ्ट फाउंडेशन में ये होता है 40 to 65 mm। ये जिस सीक्वेंस में लिखी गई हैं वैल्यूज़, आप इसी सीक्वेंस में याद रखिए, इसमें याद करना आसान है। बाकी इन चीज़ों को आप चाहे तो कहीं पर वन लाइनर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, उसमें थोड़ा टफ हो जाता है। इसमें आसान इसलिए है क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर आइसोलेटेड में 40 है तो राफ्ट में 40 to 65 है, आइसोलेटेड में 65 है तो राफ्ट में 65 to 100 है। अगर आपको राफ्ट में सैंड में मैक्सिमम पूछा जाए तो 65 होगा, रेंज पूछी जाए तो 40 से 65 हो जाएगी, जैसे इस सवाल में पूछा जा रहा है। और डिफरेंशियल सेटलमेंट का और भी आसान है, सैंड में होगा 25 चाहे कोई भी फाउंडेशन हो, क्ले में होगा 40 मैक्सिमम है, ठीक है। यहाँ पे 40 से 65 वाला केस है
तो ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे आपको और क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इससे। ब्लैक कॉटन सॉइल इज़ नॉट सुटेबल फॉर फाउंडेशन बिकॉज ऑफ इट्स। तो ब्लैक कॉटन सॉइल में क्या होता है, स्वेलिंग और श्रिंकेज ज़्यादा होती है। ये हम पहले भी देख चुके हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा, इसीलिए ये सुटेबल नहीं होती है। द डेप्थ ऑफ फाउंडेशन इज़ यूजुअली कैलकुलेटेड फ्रॉम। तो रैंकाइन साहब ने एक फार्मूला दिया है डेप्थ ऑफ फाउंडेशन का, वो एक्चुअली बेयरिंग कैपेसिटी का है, तो वहाँ से हम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन भी निकाल सकते हैं। ये रहा वो फार्मूला, क्यू यू बराबर गामा डी एफ और मल्टीप्लाई में 1 प्लस साइन फाई डिवाइड बाई 1 माइनस साइन फाई टू द होल स्क्वायर। ठीक है, फाई यहाँ पे क्या है, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। ये मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल में। डी एफ आपको बता दिया है, गामा पता है, क्यू यू बेयरिंग कैपेसिटी है। अगर ये वाला फार्मूला भी पूछा जाए तो ये इसका सही आंसर है। अगर इससे डी एफ एक तरफ किया जाए तो क्यू यू बाई गामा हो जाएगा और माइनस वाली टर्म ऊपर चली जाएगी। आप देखिए जब ये इधर जाएगा तो नेगेटिव ऊपर जाएगा, पॉजिटिव नीचे आ जाएगा। तो 1 माइनस साइन फाई ऊपर प्लस साइन फाई नीचे। तो ये हो गया डेप्थ ऑफ फाउंडेशन का अकॉर्डिंग टू रैंकाइन फार्मूला। ठीक है, फार्मूला भी पूछा जाता है डायरेक्ट, आपको देखने को मिलेगा आगे। 10वां सवाल, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट एम्प्लॉइज द फॉलोइंग टाइप ऑफ सैम्पलर। तो प्लेट लोड टेस्ट की तरह एसपीटी भी किया जाता है फाउंडेशन में, और इससे रिलेटेड जो सवाल बनते हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे। जैसा ये पहला सवाल है कि सैम्पलर कौन सा यूज़ किया जाता है, रोटरी, स्प्लिट स्पून या पिस्टन। तो इसमें जो है स्प्लिट स्पून सैम्पलर यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये कैसा दिखता है, ये ऐसा दिखता है। इस वक्त जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ये एक्चुअली 2 सैम्पलर हैं। एक तो आपको असेंबल किया हुआ दिख रहा है और दूसरा आपको सेपरेट किया हुआ दिख रहा है। तो सेपरेट करके ज़्यादा बेहतर समझ में आता है, इसको इस तरह से जोड़ा जाता है। और इससे रिलेटेड एक आध सवाल और बनते हैं, जैसे कि इसमें डाया पूछ लिया जाता है आउटसाइड का और इनसाइड का। आउटसाइड का ये होता है लगभग 50, मोर स्पेसिफिकली होता है 50.8 mm, और इंटरनल डाया होता है 35 mm। ठीक है, फिर इन दोनों को हम जोड़ देते हैं, असेंबल करते हैं, फिर इसको जो मिट्टी है वहाँ पे हम पहले से एक होल बना के रखते हैं और इसको वहाँ पे विड्रॉ कर देते हैं। इस तरह से ये चला जाता है मिट्टी के अंदर। ये इस वक्त आप फाउंडेशन देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा ये सब ग्राउंड के नीचे है, ये होल कर दिया गया है। और ये रहा स्प्लिट स्पून। ठीक है, इसके ऊपर एक रॉड है और ऊपर इसमें हैमर होता है, एक 63.5 किलो का हैमर होता है, उससे इस पर हैमरिंग की जाती है। तो इस तरह से ये नीचे जाता है और फिर इसमें हम पेनिट्रेशन नोट करते हैं। ठीक है, पेनिट्रेशन इसमें कितना होता है वो आगे सवाल में देखने को मिल जाएगा। तो सैम्पलर आपको ध्यान रखना है, स्प्लिट स्पून सैम्पलर। ठीक है, 50 mm लगभग इसका आउटर डाया और 35 mm इंटरनल डाया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। अब इसमें देखिए एक ही चीज़ के रिगार्डिंग चारों ऑप्शन है, और वो एक चीज़ क्या है कि रिजिड फाउंडेशन पे हम जो कांटेक्ट प्रेशर है वो किस तरह का होता है। पहले में लिखा हुआ है कि प्रेशर विल बी मोर एट द एजेस ऑफ द फाउंडेशन, दूसरे में लिखा हुआ है प्रेशर विल बी यूनिफॉर्म, तीसरे में है प्रेशर विल नॉट बी यूनिफॉर्म, और चौथे में है प्रेशर विल बी 0 एट द सेंटर ऑफ द फाउंडेशन। तो देखिए रिजिड फाउंडेशन में दूसरी चीज़ जो मैटर करती है वो है मिट्टी कौन सी है। अलग अलग मिट्टी के लिए अलग अलग कॉन्टैक्ट प्रेशर के केसेस बनते हैं। जनरली हम 2 तरह के केस पढ़ते हैं, क्ले और सैंड का। लेफ़्ट साइड में आपको क्ले का केस दिख रहा है, राइट साइड में सैंड का। ग्रैनुलर भी बोल देते हैं, ग्रेवल भी आता है उसमें। तो क्ले वाले केस में आप देख सकते हैं जो कॉन्टैक्ट प्रेशर है वो किनारों पे ज़्यादा होता है और बीच में कम होता है, 0 नहीं होता है, कम होता है। आप डिस्क्रिप्शन में पढ़ भी सकते हैं। इसी तरह से सैंडी सॉइल में किनारों पे 0 होता है। ठीक है, ये फ़र्क है इनमें, और बीच में ज़्यादा होता है। हैं तो एक दूसरे के लगभग ऑपोजिट, लेकिन सैंड वाले केस में यानी ग्रैनुलर वाले केस में किनारों पे 0 हो जाता है। ठीक है, तो सबसे सही ऑप्शन सी है यहाँ पे कि जो है प्रेशर वो यूनिफॉर्म नहीं रहता है। अब इससे रिलेटेड भी अलग अलग तरीके से सवाल बनते हैं, जैसा कि यही सवाल है कि रिजिड फुटिंग में अगर सैंड हो और सॉइल मैटर करेगी, मैंने आपको बता दिया, तो उसमें कॉन्टैक्ट प्रेशर कैसा होगा, मैक्सिमम होगा किनारों पे? जी नहीं, वो क्ले में होगा। 0 होगा किनारों पे, ये सही है। डिस्ट्रीब्यूशन क्या उसका पैराबोलिक होगा, तो अभी अभी हमने देखा पैराबोलिक ही डिस्ट्रीब्यूशन था उसका सैंड में, ये पैराबोलिक डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक,
तीसरा पॉइंट भी सही है। और इज़ यूनिफॉर्म थ्रू आउट द बेस ऑफ द फुटिंग, ये गलत है, यूनिफॉर्म नहीं होगा। ठीक है, तो दूसरा और तीसरा पॉइंट सही लिखा हुआ है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू तरजाकी द नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ क्ले इज़ गिवन बाय। अब देखिए तरजाकी के द्वारा एक बेयरिंग कैपेसिटी का फॉर्मूला दिया गया है, अल्टीमेट बेयरिंग का दिया हुआ है, फिर उसमें से नेट अल्टीमेट निकाला जा सकता है। और वो जो फॉर्मूला है वो बेसिकली स्ट्रिप फुटिंग के लिए दिया गया है, जनरल केस है वो। उसके बाद सर्कुलर के लिए अलग हो जाता है और स्क्वायर के लिए अलग हो जाता है। फिर और भी केसेस आते हैं, पर ये दो ज़रूरी है हमारे लिए, सर्कुलर और स्क्वायर। और जो सबसे बेसिक है वो है स्ट्रिप फुटिंग का। सबसे टॉप में आपको स्ट्रिप फुटिंग का फॉर्मूला दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, क्यू यू बराबर सी एन सी प्लस गामा डी एफ एन क्यू प्लस 0.5 गामा बी एन वाई एन गामा सॉरी। तो बाकी चीज़ें तो ठीक हैं, सी इसमें कोहेजन है, जो इसमें एन सी एन क्यू और एन गामा है ये बेयरिंग कैपेसिटी फैक्टर हैं। इनकी वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है फाई पे, मतलब फाई कितना है उसी के हिसाब से इनकी वैल्यू डिटरमिन की जाती है। ठीक है, तो एक किस्म से आप इनको कांस्टेंट मान सकते हैं, पर ये डिपेंडेंट रहते हैं एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन पे। अब यहाँ पर आपको नेट अल्टीमेट का पूछा हुआ है। अब इस चीज़ को ज़रा ध्यान से सुनिए, क्योंकि नेट अल्टीमेट में हम क्या करते हैं, अल्टीमेट में से गामा डी एफ को घटा देते हैं। शुरू के 2-3 सवाल में आपको मैंने यही बताया था। अब इसमें से अगर गामा डी एफ घटेगा इस पहली वाली में से, तो उसका रिलेशन बीच वाली के साथ हम बना सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी गामा डी एफ है। तो अल्टीमेटली हम उसको ऐसा लिख सकते हैं कि गामा डी एफ और ब्रैकेट में एन क्यू माइनस 1, ये हो गई नेट अल्टीमेट। और इसके बाद आपको क्ले का केस दे रखा है, तो क्ले में जो बेयरिंग कैपेसिटी फैक्टर है वो फिक्स हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, क्योंकि क्ले में फाई 0 हो जाता है। ये चीज़ भी मैं आपको शेयर स्ट्रेंथ में बता चुका हूँ अच्छे से कि क्ले में 0 क्या होता है, सैंड में क्या 0 होता है। ठीक है, फाई और सी की बात होती है बेसिकली। तो क्योंकि फाई इसमें फिक्स हो गया है तो क्ले की वैल्यूज़ फिक्स हो गई हैं। इन वैल्यूज़ को जब हम पुट करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एन क्यू अगर 1 है तो ये टर्म पूरी 0, एन गामा अगर 0 है तो ये टर्म पूरी 0, बचा सी एन सी। तो क्ले की नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी हो जाएगी सी एन सी। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ये स्ट्रिप फुटिंग की बात थी, यहीं पे अगर सर्कुलर या स्क्वायर होता तो शायद तो वैल्यू चेंज हो जाती फिर। ठीक है, 2 footings, one circular and the other square, are found on the surface of a purely cohesionless soil. Diameter of the circular footing and width of the square footing is same. Ratio of ultimate bearing capacity of circular to square. एक तो आपको दोनों का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, सर्कुलर का क्या होगा, स्क्वायर का क्या होगा, और बेयरिंग कैपेसिटी का पूछा हुआ है, अल्टीमेट बेयरिंग का। इस बार हमें नेट अल्टीमेट में नहीं जाना है, बेयरिंग में ही रहना है, क्यू यू में ही रहना है। तो अब आप सबसे पहले इनके फार्मूला देखिए। सर्कुलर का फार्मूला आप ऊपर देख सकते हैं, क्या बदला हुआ है इसमें, सी एन सी में 1.3 का मल्टीप्लाई हो जाता है, बीच वाली टर्म सेम रहती है स्ट्रिप फुटिंग के जैसी, और आखिरी में 0.3 आ जाता है, जैसे वहाँ पे 0.5 था। सिमिलरली स्क्वायर में 1.3 का मल्टीप्लाई होता है, सिर्फ सी एन सी में, पूरी टर्म में नहीं होता है। बीच वाली टर्म सेम रहती है, आखिरी टर्म में 0.4 आ जाता है। ये इनके बेसिक फार्मूला है। क्योंकि बात कोहेजन लेस सॉइल की हो रही है, आपने सवाल में देखा होगा, तो इसका मतलब है सैंड की बात हो रही है, और सैंड में कोहेजन 0 होता है। तो कोहेजन 0 होने की वजह से पहली टर्म दोनों की 0 हो जाएगी। अब क्योंकि हमें रेशियो देखना है ना, तो पहले हमें फालतू की चीज़ें एलिमिनेट कर देनी है जो वहाँ पे आएंगी नहीं। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि ऑन द सरफेस पे ये चीज़ें जो डेटा दे रखा है ऑन द सरफेस का दे रखा है, यानी किसी डेप्थ में नहीं है। तो डेप्थ नहीं है तो फाउंडेशन ऑफ डेप्थ यहाँ पे 0 हो जाएगी। ठीक है, तो डी एफ भी 0 लेंगे तो दूसरी टर्म भी दोनों में 0 हो जाएगी। बचेगी दोनों की आखिरी टर्म, और आखिरी टर्म में गामा तो दोनों में सेम है, एन गामा भी दोनों में सेम है, क्योंकि सैंड तो एक ही तरह की यूज़ हो रही है। और जो बी है वो एक में सर्कुलर का है, एक में स्क्वायर का है। तो उसके रिगार्डिंग भी एक पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि डाया ऑफ सर्कुलर और विड्थ ऑफ स्क्वायर ये सेम है। इसका मतलब है कि वो बी दोनों का सेम होगा। हालांकि एक सर्कुलर है एक स्क्वायर है, इसीलिए डाया और विड्थ लिखा हुआ है, पर दोनों सेम होंगे। तो यहाँ पर ये तीसरी टर्म जो है उसमें अगर कांस्टेंट को छोड़ दिया जाए तो ये तीसरी टर्म भी दोनों में सेम है। तो बाकी की चीज़ें हट जाएंगी, यहाँ पे बचेगा सिर्फ 0.3 और 0.4।
3/4 हो जाएगा 75%। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है। सॉयल प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन बिलो अ रिजिड फुटिंग ऑन द सरफेस ऑफ कोहेसिव सॉयल। इस बार आपको दे दिया कोहेसिव सॉयल, तो क्ले की बात हो रही है। क्ले में क्या होता है, किनारों पे ज़्यादा बीच में कम, तो उसके हिसाब से क्या सही होगा, मिनिमम एट द सेंटर मैक्सिमम एट द एजेस। पहला ही ऑप्शन ठीक है, सेंटर पे मिनिमम और किनारों पे मैक्सिमम। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा। उसी तरह का एक सवाल है फिर से रेशियो वाला। अब यहाँ पर आप देखिए किस किस का रेशियो है। फुटिंग दे रखी है स्क्वायर और सर्कुलर, मतलब कुछ भी नहीं है, उन्हीं दोनों की बात कर रहा है। और क्ले इस बार चेंज कर दी है, सॉरी सॉइल चेंज कर दी है, इस बार क्ले की बात कर रहा है। वहाँ पे कोहेजन लेस लिखा हुआ था इसलिए हमने C0 किया था, पर इस बार क्ले है तो C0 नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं क्या होगा। बाकी ये स्टेटमेंट वही है कि बी दोनों में सेम लिया जाएगा, और रेशियो पूछा है इस बार स्क्वायर टू सर्कुलर। चलिए अब देखते हैं। देखिए फॉर्मूला तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, वहाँ पे मैंने सर्कुलर का पहले लिखा हुआ था, यहाँ बाद में लिखा हुआ है क्योंकि इस बार रेशियो उल्टा है। और क्योंकि इस बार अब ध्यान से देखिएगा क्ले की बात कर रहा है, और क्ले में ये फाई सॉइल तो नहीं होगा, क्ले की बात कर रहा है, सी सॉइल बोल सकते हैं, फाई इसमें 0 होता है। तो क्ले में मैंने आपको एक क्वेश्चन में बताया था कि जो फैक्टर हैं बेयरिंग कैपेसिटी फैक्टर, ये फिक्स हो जाते हैं फाई 0 होने की वजह से। ठीक है, NC होता है 5.7, NQ होता है 1 और N गामा होता है 0। तो दोनों केसेस में हम NQ की जगह 1 और N गामा की जगह 0 पुट कर सकते हैं क्योंकि ये क्ले की बात हो रही है। तो इस वजह से क्या होगा, आप देखिएगा यहाँ पे ऑन द सरफेस वाला केस है ये भी। एक सेकेंड, तो इस केस में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाली टर्म भी सेम आ रही है। देखिए ये टर्म तो 0 हो जाएगी दोनों में, N गामा वाली, और यहाँ पे NQ 1 है तो गामा DF दोनों में सेम रहेगा, और 1.3 CNC ये भी दोनों में सेम रहेगा। मतलब ऊपर वाली टर्म भी सेम है, नीचे वाली टर्म भी दोनों में सेम है, तो इस वजह से रेशियो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो पहली और दूसरी टर्म 0 तो नहीं हो रही है लेकिन है सेम ओवर सेम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, सॉरी 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा। इन द इंजीनियरिंग न्यूज़ रिकॉर्ड फार्मूला फॉर डिटर्मिनिंग द सेफ कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अ पाइल द फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज्ड इन। तो देखिए ये एक फार्मूला है, दिखा देते हैं आपको। डायनेमिक फार्मूला में आता है ये इंजीनियरिंग न्यूज़ फार्मूला, इससे पहले हम स्टैटिक भी पढ़ते हैं। तो ये जो डायनेमिक और स्टैटिक फार्मूले हैं हमारे पास, ये हैं पाइल की लोड कैरिंग कैपेसिटी को निकालने के लिए। तो इंजीनियरिंग न्यूज़ फार्मूला वन ऑफ देम है, जिसका आप एक्सप्रेशन देख सकते हैं QA बराबर WH डिवाइड में F इंटू S+C। ठीक है, W इसमें क्या होता है, वेट ऑफ हैमर, या जो भी लोड उसमें अप्लाई कर रहे हैं हैमर की मदद से करते हैं, और हाइट होता है उसका फ्री फॉल, कि कितने डिस्टेंस से उसको हम छोड़ रहे हैं वहाँ पे। QA इसमें कैपेसिटी है, F इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, उसी की बात इस सवाल में कर रहा है। और ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है ये जनरली 6 लिया जाता है अगर दे ना रखा हो। ठीक है, इसके अलावा जो C है इसमें ये एक कांस्टेंट होता है, ये इसकी वैल्यू 2.5 सेंटीमीटर होती है। अच्छा, इसको मैं आपको आगे बताऊंगा जब इसका एक सवाल आएगा, आप वहाँ पर देख लेना। फ़िलहाल आप इतना ध्यान रखिए कि जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है F वो 6 लिया जाता है जनरली। ठीक है, ए प्योरली कोहेसिव सॉइल वॉज टेस्टेड बाई अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट। द मेन unconfined compression strength was obtained as 50 kilonewton per square meter. Net ultimate bearing capacity of soil adopting Terzaghi's concept will be कितनी होगी अगर हम बेयरिंग कैपेसिटी फैक्टर को 5.7 ले, यानी NC को 5.7 ले, बाकी वो तो ज़रूरी नहीं आगे वाला। तो देखिए क्ले की बात कर रहा है यहाँ पे, आपको सॉल्यूशन पे ले जाते हैं। आपको सेयर स्ट्रेंथ में हमने ये बताया था कि जो कोहेजन है वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का क्या होता है, आधा होता है। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ यहाँ पे 50 दे रखी है, कोहेजन यहाँ पे 25 हो जाएगा। पहले तो आपको यही निकालना है, तो सबसे ऊपर आप वही देख सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे हम स्ट्रिप फुटिंग का फॉर्मूला लगाएंगे, और नेट अल्टीमेट पूछा हुआ है तो नेट अल्टीमेट वाला लगाएंगे सीधा, यानी बीच में हम ये लिखेंगे गामा DF सब्ट्रैक्ट कर दिया इसमें से। अब क्योंकि ये क्ले का केस है तो क्ले में ये वैल्यूज़ फिक्स होती हैं। ठीक है, तो NQ की जगह 1 रख के ये वाली टर्म 0
और एन गामा की जगह 0 रख के ये टर्म 0। तो उसके बाद बचेगा सिर्फ CNC, और C अभी अभी हमने निकाला 25, NC हमें पता होता है 5.7, इस सवाल में दे भी रखा है, तो इनका मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 142.5। तो नेट अल्टीमेट हो जाएगा क्ले का स्ट्रिप फुटिंग के केस में 142। ठीक है, जब तक फुटिंग का टाइप न दिया जाए तब तक स्ट्रिप फुटिंग ही ली जाएगी। कॉन्टैक्ट प्रेशर फॉर अ रिजिड फुटिंग रेस्टिंग ऑन क्ले एट द एज एंड द सेंटर आर। फिर से वही सवाल क्ले का पूछा है, एज पहले लिखा हुआ है, सेंटर बाद में है रेस्पेक्टिवली, है ना। तो एज में क्या होता है ज़्यादा और सेंटर पे क्या होता है कम, मैक्सिमम एंड मिनिमम वाला केस है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। A wooden pile is being driven with a drop hammer weighing 20 kN and having a free fall of 1 meter. The penetration is the last blow is 5 mm. The load carrying capacity of pile as per engineering formula. जो फार्मूला आपको अभी बताया था, जो WH था उसमें, तो W यानी लोड, H यानी हाइट ऑफ फ्री फॉल, उसके बाद S उसमें पेनिट्रेशन होता है, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम 6 कंसीडर करते हैं जनरली। ठीक है, C जो था वो कांस्टेंट होता है, 2.5 सेंटीमीटर लेते हैं ड्रॉप हैमर के केस में। और यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, जो सिंगल एक्टिंग हैमर होता है वहाँ पे हम 0.25 लेते हैं। आगे यहाँ बता देते हैं आपको। देखिए सबसे टॉप में आपको गिवन डेटा दिख रहा है, उसके बाद वही फार्मूला है, और ड्रॉप हैमर के केस में हम C लेते हैं, जो कांस्टेंट है वो लेते हैं 2.5 सेंटीमीटर। लेकिन सिंगल एक्टिंग हैमर होगा तो फिर 0.25 सेंटीमीटर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। ठीक, अब देखिए क्योंकि जो कांस्टेंट है वो सेंटीमीटर में है, जो हाइट है वो मीटर में है, जो पेनिट्रेशन है वो mm में है, तो इनको एक जैसा करना यहाँ पे ज़रूरी है। तो किसी एक में बदल दीजिए। अब किसी एक में बदलने का मतलब है, जैसे आप S + C देख रहे हैं, तो C अगर सेंटीमीटर में है तो S को भी सेंटीमीटर में बदल दीजिए। 5 को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 0.5 हो जाएगा, और 1 मीटर को भी सेंटीमीटर में बदल दीजिए तो कितना हो जाएगा फिर 100 हो जाएगा। तो इसलिए हम H की जगह पे क्या लिख रहे हैं 100। यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हैं H की जगह 100 आ रखा है, S की जगह 0.5 है, और C की जगह तो खैर 2.5 होगा ही। अब यूनिट एक जैसी हो गई है, तो अब इसको सॉल्व करके आ जाएगा 111.1 किलो न्यूटन। ये होगी लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइल ड्रॉप हैमर के केस में। वीडियो आपको शेयर करना है ये अपने फेवरेट व्हाट्सएप ग्रुप में जहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो। अकॉर्डिंग टू तरजागीज थ्योरी द अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी एट ग्राउंड फॉर अ स्ट्रिप फुटिंग इन प्योरली कोहेसिव सॉइल। आप देखिए कितना आसान है, स्ट्रिप फुटिंग है, फार्मूला आपको बता दिया है मैंने, क्ले कोहेसिव सॉइल है तो क्ले हो जाएगा, और अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी है। हालांकि यहाँ पे अल्टीमेट नहीं होना चाहिए था, पर ये क्वेश्चन मैंने एज इट इज़ कॉपी कर रखा है, एग्ज़ाम में आपको ऐसे ही देखने को मिल सकता है, पर समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए अगर हम यहाँ पे, क्योंकि हमें गामा DF नहीं दे रखा है, तो अगर हम अल्टीमेट का लगाते हैं फार्मूला, NQ की जगह 1 रखते हैं, तो गामा DF तो फिर भी रहेगा वहाँ पे, लेकिन ऐसा ऑप्शन में कहीं पे दिख नहीं रहा है। ऑप्शन में 5.7C दिख रहा है, और वो तभी आएगा जब NC की जगह 5.7 रखेंगे और बाकी की जो टर्म है गामा DF वाली उसको हटा देंगे। तो वो हटती कब है, वो हटेगी जब हम नेट अल्टीमेट निकालेंगे। ठीक है, और अच्छा सॉरी ग्राउंड सरफेस का, अच्छा ठीक है सॉरी। देखिए एक बार फिर से देख लीजिए, गलत बोल दिया मैंने। यहाँ पे एक डेटा और दे रखा है, वो है ग्राउंड सरफेस का, तो अल्टीमेट ठीक है, फिर अल्टीमेट ही पूछ रखी है। एक्चुअली जो अभी बोला गया वो होता है कुछ सवालों में, आगे हैं शायद एक आध सवाल, ठीक है, लेकिन इस सवाल में कोई गड़बड़ नहीं है। ग्राउंड सरफेस पे बोला गया है, तो ग्राउंड सरफेस पे अगेन क्या होगा, डेप्थ 0 हो जाएगी, तो इस वजह से दूसरी वाली टर्म हट जाएगी। चलिए, तो अब आप समझ ही गए होंगे कि दूसरी टर्म जो है वो इसलिए हट जाएगी क्योंकि DF यहाँ पे 0 है, और तीसरी टर्म इसलिए हटेगी क्योंकि N गामा 0 होता है क्ले के केस में। बचेगी सिर्फ पहली टर्म CNC, NC की जगह 5.7 रख देना, तो 5.7C आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए। ए प्लेट लोड टेस्ट इज़ यूजफुल टू एस्टिमेट, ये जानबूझ के आपको दोबारा रिवाइज करवाने के लिए डाला गया है। बेयरिंग कैपेसिटी और सेटलमेंट दोनों निकाले जा सकते हैं। मैक्सिमम डिफरेंशियल सेटलमेंट इन आइसोलेटेड फुटिंग ऑन सैंडी सॉयल, अब मैंने आपको टेबल दिखाई थी ना, ठीक है, दोबारा देख लीजिए। सैंड में मैक्सिमम डिफरेंशियल सेटलमेंट 25 होगा, चाहे फुटिंग कोई भी हो, और क्ले में 40 होगा। ठीक है, 25 यहाँ पे सही हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लीस्ट बेयरिंग कैपेसिटी,
तो क्या क्या है, लूज ग्रेवल, हार्ड रॉक, सॉफ्ट रॉक और कॉम्पैक्ट ग्रेवल। यानी ग्रेवल और रॉक की बात कर रहा है, तो रॉक में तो सबसे ज़्यादा हार्ड रॉक की होगी, और यहाँ पे लिस्ट बोला गया है तो लिस्ट लूज ग्रेवल की हो जाएगी। सबसे कम होगी लूज ग्रेवल की, सबसे ज़्यादा होगी हार्ड रॉक की। हार्ड के बाद सॉफ्ट की होगी, सॉफ्ट के बाद कॉम्पैक्ट आएगा, फिर लास्ट में आ जाएगा लूज ग्रेवल। ठीक है, ये इन्हीं का सीक्वेंस है आपस में। एच पाइल्स इज़ अ टाइप ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग पाइल्स। किस तरह की पाइल का टाइप होता है ये होता है स्टील पाइल का। डायग्राम में इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये एक फाउंडेशन में हम क्या कर रहे हैं, पाइल फाउंडेशन है, और जो पाइल का टाइप है वो है एच टाइप का। ठीक, द मिनिमम सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग ऑफ फ्रिक्शन पाइल ऑफ डाया डी एज ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। तो IS के द्वारा हमें फिक्स डेटा दे रखा है कि कम से कम कितनी स्पेसिंग रख सकते हैं हम। फ्रिक्शन पाइल में हम रखते हैं 3D, कम से कम 3D। ठीक है, D यहाँ पे डाया है पाइल का, इतनी तो स्पेसिंग होनी चाहिए उनके बीच में, मिनिमम है। और एंड बेयरिंग पाइल में ये हो जाता है 2.5D। और भी कई सारी पाइल होती हैं, पर ये दो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, फ्रिक्शन पाइल में 3D और एंड बेयरिंग पाइल में 2.5D। In the plate load test for determining the bearing capacity of soil, the size of square bearing plate should be, बता दिया था आपको, 30 से 75 सेंटीमीटर, यानी 300 से 750 mm ये साइज़ होता है प्लेट का, और स्क्वायर फॉर्म में होती है प्लेट। If the ratio of width of foundation to the width of plate is 5 times the ratio of corresponding settlement in a clay soil। प्लेट लोड टेस्ट की बात कर रहा है, उसी में देखते हैं हम रेशो इन चीज़ों का। अब देखिए यहाँ पे विड्थ वाला रेशो आपको दे रखा है, यानी B वाला दे रखा है। विड्थ वाला एक तरफ होता है ना, B ऑफ F यानी फाउंडेशन, B ऑफ प्लेट, ये चीज़ें दे रखी हैं। ये आपको 5 दे रखा है। सॉल्यूशन पे आ जाइए। अब BF अपॉन BP आपको 5 दे रखा है, जिसको 5/1 लिख सकते हैं। और फिर पूछा है कि करस्पॉन्डिंग सेटलमेंट का क्या होगा। अगर विड्थ का रेशो 5 है, सेटलमेंट का भी 5 ही होगा, क्योंकि ये इक्वल ही होते हैं यहाँ पे। तो 5:1 हो जाएगा इसका सही ऑप्शन। ठीक, इन अ प्लेट लोड टेस्ट ऑन सैंडी सॉयल द टेस्ट प्लेट ऑफ 60/60 undergoes a settlement of 5 mm at a pressure of 12 × 10⁴ Newton per meter square. What will be the expected settlement of 3/3 meter footing under the same pressure? काम का डेटा क्या है यहाँ पे, एक तो प्लेट की विड्थ दे रखी है 60 सेंटीमीटर और सेटलमेंट है उसका 5 mm। इसी तरह से फिर फुटिंग का साइज़ है 3 मीटर और फुटिंग का सेटलमेंट पूछ रखा है। और जो प्रेशर है उसकी ज़रूरत हमें फार्मूला में नहीं पड़ेगी, पर इम्पॉर्टेंट चीज़ अब ये है कि यहाँ पे सैंड की बात कर रहा है। अभी तक हमने क्ले की बात करी थी, SF/SP और BF/BP क्या था, क्ले का था, लेकिन अब बात होगी सैंड की। अब आ जाइए आप फार्मूला पे। तो सबसे टॉप में आप फार्मूला देख रहे हैं, इस वक्त पढ़ लेता हूँ एक बार। लेफ़्ट साइड में तो वही है SF/SP, राइट में हो जाता है BF/BP इंटू BP + 0.3 डिवाइड बाई BF + 0.3 टू द होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर क्योंकि ये 0.3 वाला केस है, तो यहाँ पे हमें कंडीशन दी जाती है कि जो BF और BP है ये दोनों मीटर में होने चाहिए। इस चीज़ को आप दोबारा सुन लीजिए, इस फार्मूला में जो BF और BP है वो मीटर में ही होने चाहिए, क्योंकि वहाँ पे +0.3 हो रहा है, आप दूसरी कोई यूनिट यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, अब जो SP है जो कि हमें 5 mm दे रखा है, उसकी ज़रूरत हमें बाद में पड़ेगी, क्योंकि SP अलग है। अगर आप SP को यहाँ लेके भी जाएंगे तब भी वो अलग ही है, उसका स्क्वायर नहीं हो रहा, उसका 0.3 के साथ कोई रिलेशन नहीं है वहाँ पे डायरेक्टली। ठीक है, तो उसको हम अलग रख सकते हैं, और उसको हम mm में रखें तो ज़्यादा बेहतर है, वो आपको अभी समझ में आ जाएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, इस फार्मूला में BP और BF को रखेंगे 0.6 और 3 तो आपको दे ही रखा था मीटर, लेकिन वो 60 सेंटीमीटर दिया हुआ था प्लेट का साइज़, तो 60 सेंटीमीटर को मीटर में लिख लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो SF/SP निकल के आएगा 1.86। अब इसकी कोई यूनिट नहीं होगी आगे। ठीक है, कॉमन सेंस SF/SP की कोई यूनिट वैसे भी नहीं हो सकती, और राइट साइड से मीटर बाय मीटर होगा तो तब भी नहीं होगी। तो 1.86 आया इनका रेशियो। अब आप SP का मल्टीप्लाई कर दीजिए इस 1.86 में। SP 5 mm था, तो 5 इसका मतलब जो आंसर आएगा वो भी mm में ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 9.29, और ऑप्शन में 9 लिखा हुआ है राउंड फिगर, ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ये दो फार्मूला थे क्ले का और सैंड का।
प्लेट लोड टेस्ट में, दोनों ध्यान रखने हैं, डायरेक्ट फार्मूला भी आते हैं एग्जाम में। नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ अ सॉयल इज 25 टन पर मीटर स्क्वायर एंड डेंसिटी 1.7। द सेफ बेयरिंग कैपेसिटी एट 1 मीटर बिलो द ग्राउंड सरफेस टेकिंग ए फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2.5 विल बी। अब देखिए यहाँ पर आपको नेट अल्टीमेट दे रखी है और गामा DF भी दे ही रखा है। गामा हो गया हमारे पास ये और DF हो गई हमारे पास 1 मीटर, नहीं सॉरी ग्राउंड सरफेस है 1 मीटर बिलो ग्राउंड सरफेस, हाँ तो 1 मीटर हो गई इसमें DF। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि जो और हमें पूछा क्या गया यहाँ पे, सेफ बेयरिंग पूछी हुई है। अब देखिए नेट अल्टीमेट हमारे पास है और सेफ पूछ रखी है। सेफ का जो रिलेशन है वो नेट सेफ से हो सकता है। यहाँ पे आप ध्यान से सुनिएगा, सेफ का रिलेशन हम नेट सेफ से बना सकते हैं। क्या करेंगे, उसमें गामा DF को हटा देंगे। अगर नेट सेफ से सेफ निकालनी है तो जोड़ देंगे, क्योंकि नेट वाला जो केस होता है ना, वहाँ पे हम सॉयल का जो अपना प्रेशर होता है उसे हटा देते हैं, पर सवाल में जो डेटा है उससे हमें नेट सेफ तो मिल जाएगा, उसके बाद सेफ मिलेगा, तो उल्टा कर लेंगे फिर। अगर आपको नहीं समझ आया तो सॉल्यूशन देख लीजिए। देखिए हमें नेट अल्टीमेट दिया हुआ है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी दिया है और सेफ पूछा हुआ है, तो पहले हम नेट सेफ निकाल लेंगे। नेट सेफ तो चलिए ठीक है, नेट अल्टीमेट में फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर देंगे तो 10 आ जाएगा। अब अगर हमें सेफ निकालना है तो सेफ के लिए हम क्या करेंगे, नेट सेफ में गामा DF को जोड़ देंगे। बेसिक फार्मूला क्या है, ये वाला, नेट सेफ बराबर सेफ माइनस गामा DF। लेकिन सेफ निकालना है तो उल्टा हो जाएगा, इस बार जुड़ जाएगा, तो 10 में 1.7 जुड़ेगा तो ये आ जाएगा 11.7। ठीक है, नहीं समझ आया आप दोबारा सुन लेना। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। फॉर लोकल शेयर फेलियर 5 कितना होगा, ऑप्शन के हिसाब से बोल रहा है कि 5 क्या होना चाहिए। तो देखिए 3 तरह के शेयर फेलियर हैं, जिनमें से 2 तरह के लिए तो हमारे पास डेटा होता है, जनरल शेयर फेलियर और लोकल शेयर फेलियर के लिए। तो जनरल में होता है 36 से ज़्यादा, मतलब इतना होना चाहिए, तो ऑप्शन बी सही होगा जनरल वाले केस में, और ऑप्शन सी सही हो जाएगा लोकल वाले केस में। 28 से कम होना चाहिए लोकल वाले में, ठीक है, और 36 से ज़्यादा होना चाहिए जनरल वाले में। फॉर अ प्योरली कोहेसिव सॉइल द बेयरिंग कैपेसिटी एट ग्राउंड सरफेस फॉर अ सर्कुलर फुटिंग एज पर तरजागीज एनालिसिस। कोहेसिव सॉइल है, क्ले है, और हमें यहाँ पे फुटिंग सर्कुलर दे रखी है, तो फार्मूला हम सर्कुलर का यूज़ करेंगे। यहाँ पे ग्राउंड सरफेस है तो DF यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब आते हैं सॉल्यूशन पे। तो देखिए फार्मूला आपको दिख रहा होगा सर्कुलर का, यहाँ पर ये मैंने आपको पहले बता दिया था, 1.3 CNC होगा, लास्ट में 0.3 होगा लास्ट वाली टर्म में। DF यहाँ पे 0 है तो बीच वाली टर्म 0 हो गई, और आखिरी टर्म भी 0 होगी क्योंकि क्ले का केस है, N गामा 0 होता है। बचा क्या यहाँ पे, NC बचा, NC 5.7 होता है और 1.3 इसमें होता ही है फॉर्मूले में, तो ये मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 7.41 C। ठीक है, तो ये हो जाएगा सही आंसर, और ये दे नहीं रखा ऑप्शन में तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। राउंड फिगर भी हम तब लेते हैं जब हमारे पास सारे ऑप्शन दे रखे हों, नन ऑफ द अबव का केस ना हो। ठीक, फॉर अ नंबर ऑफ कॉलम्स कंस्ट्रक्टेड इन अ रो द टाइप ऑफ फाउंडेशन प्रोवाइडेड इज। तो कैसी फाउंडेशन प्रोवाइड करेंगे, जब कॉलम रो में होंगे, राफ्ट फाउंडेशन में ऐसा होता है, जब कॉलम सारे रो में होंगे, या ऐसे ये कॉलम है सारे इस तरह से, ये एक रो हो गई, ये दूसरी रो हो गई, तो ऐसा राफ्ट फाउंडेशन में होता है। ये आप राफ्ट फाउंडेशन का यहाँ पे डायग्राम भी देख सकते हैं, ये जो ब्लैक स्पॉट है यहाँ पे ये कॉलम को दिखा रहे हैं। ठीक, ऑप्शन बी सही होगा। ए प्रीकास्ट पाइल जनरली यूज्ड इज सर्कुलर, स्क्वायर, ऑक्टागोनल या स्क्वायर विद कॉर्नर चेंटर्ड। तो देखिए प्रीकास्ट का मतलब है जिन्हें हम पहले बनाएंगे। अब जनरली हम क्या करते हैं, जो पाइल हम पहले बना देते हैं, कंस्ट्रक्शन बाद में होना होता है, कभी पहले से तैयार करके रखते हैं, तो वो हम जनरली सर्कुलर यूज़ करते हैं। ठीक है, ये अलग बात है कि कहीं पर हमें स्क्वायर चाहिए, कहीं पे हमें किसी और शेप में चाहिए, तो वो तो हम उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना लेंगे। लेकिन जो जनरली बनाई जाती है, यहाँ जनरली लिखा हुआ है ना, जनरली हम सर्कुलर बना के रखते हैं। ठीक है, कंक्रीट की हो चाहे फिर स्टील की हो, जो भी हो, टिम्बर वगैरह की आपने देखी होंगी। लाइम स्टेबलाइजेशन इज़ वेरी इफेक्टिव इन ट्रीटिंग। तो लाइम स्टेबलाइजेशन की प्रोसेस हम किस तरह की सॉइल में करते हैं। तो देखिए लाइम स्टेबलाइजेशन होता क्या है, लाइम को ऐड कर देना। क्यों, ताकि सॉइल जो है वो एक तो वर्केबल अच्छी हो जाए और एक उसमें लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ हो जाए। ठीक, ये हम करते हैं क्ले सॉइल में, और कंडीशन भी दी जाती है कि ये प्रोसेस हम
सैंडी सॉइल में नहीं कर सकते। ठीक, क्वेश्चन उस कॉन्टेक्स्ट में भी पूछा जा सकता है, तो क्ले में करेंगे, सैंडी में नहीं करेंगे, ये प्रोसेस। राफ्ट फाउंडेशन आर जनरली प्रिफर टू व्हेन द एरिया रिक्वायर्ड फॉर इंडिविजुअल फुटिंग इज मोर देन, कितने से ज़्यादा, 50 से ज़्यादा होता है। ये राफ्ट फाउंडेशन में ऐसा होता है कि 50 से ज़्यादा पे फुटिंग आती है, तो राफ्ट फाउंडेशन हम प्रोवाइड कर देते हैं सीधा। ठीक, द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन अकॉर्डिंग टू द रैंकाइंस फार्मूला, क्यू आपको दिया है 180, गामा 20 दिया है, फाई 30 दिया है। फार्मूला मैंने आपको पहले बताया था DF वाला, उसमें 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, कैपेसिटी की, यूनिट वेट की और एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन की। तीनों चीज़ें दे रखी हैं। 180/20 होगा, साइन 30 हो जाता है 1/2, पूरा हम सॉल्व कर सकते हैं आराम से, और ये निकल के आएगा 1 मीटर। ठीक है, मीटर में ही आएगा क्योंकि बाकी चीज़ें ऊपर मीटर में ही दे रखी हैं। ठीक, तो 1 मीटर इसका सही हो जाएगा। फॉर फाउंडेशन ऑन क्लेई सॉइल द मैक्सिमम डिफरेंशियल सेटलमेंट इज़, अब आपको ये चीज़ें मालूम होनी चाहिए, मैंने आपको टेबल बताई थी। ठीक है, सैंड में 25 mm था और क्ले में 40 mm था। मैक्सिमम डिफरेंशियल पूछा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, देखिए आप देखिए, जब मैक्सिमम डिफरेंशियल पूछ रहा है तब वो उसका फुटिंग का टाइप नहीं दे रहा है कि आइसोलेटेड है या राफ्ट है। क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि दोनों में सेम होता है। ठीक है, इस वीडियो का आखिरी सवाल, द सेटलमेंट रेशियो ऑफ पाइल ग्रुप इज़ जनरली लेस देन 0.25, बिटवीन 0.5 to 0.75, या इस दोनों के बीच में, या एक से ज़्यादा। देखिए सेटलमेंट रेशियो पहले होता क्या है, अब थोड़ा इसको ध्यान से सुनिएगा। सेटलमेंट रेशियो 2 चीज़ों का रेशियो होता है एज ऑब्वियस। पहली चीज़ होती है कि एवरेज सेटलमेंट ऑफ पाइल ग्रुप, और दूसरी चीज़ होती है सेटलमेंट ऑफ सिंगल पाइल। अब जो एवरेज सेटलमेंट है उसका मतलब क्या है कि जो पाइल ग्रुप है जिसमें मान लीजिए 10 पाइल हैं, तो ये सारी अपने आप में सेटल होंगी, कोई ज़्यादा हो सकती है, कोई कम हो सकती है, पर हमें लेना है इनका एवरेज। और दूसरी तरफ हमारे पास है सिंगल पाइल, तो सिंगल पाइल जो है वो अकेली है, तो उसका सेटलमेंट अलग से नोट कर दिया जाएगा। तो ग्रुप वाले का और सिंगल का देखा जाएगा, और तब जो होगा वो होगा सेटलमेंट रेशियो। यहाँ पर एक कंडीशन होती है, कंडीशन ये होती है कि लोड सेम होना चाहिए, उसको लिखा जाता है सेम एवरेज लोड। अब उसका मतलब क्या है कि अगर आप सिंगल पाइल पे 20 किलो न्यूटन का लोड लगा रहे हैं, 20 न्यूटन ही मान लेते हैं, 20 न्यूटन का लगा रहे हैं, तो यहाँ पे जो ग्रुप है जहाँ पे 10 पाइल हैं उन सभी पे 20-20 का आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप पूरे ग्रुप पे ही 20 का लगा रहे हैं, बस पूरे ग्रुप पे तो 200 का लग जाना चाहिए फिर। ठीक है, ताकि ऑन एन एवरेज सब पे 20-20 का आ जाए। तो ये है सेम एवरेज लोड का मतलब, ये कंडीशन है वहाँ पे। तो इस पूरी प्रोसेस में जब एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो देखा जाता है कि जब ग्रुप में पाइल होती हैं तो उनका सेटलमेंट ज़्यादा होता है। एवरेज सेटलमेंट की बात हो रही है, तो अगर एवरेज सेटलमेंट ज़्यादा होगा सिंगल पाइल के सेटलमेंट से, तो रेशियो कहीं ना कहीं 1 से ज़्यादा निकल के आएगा। तो उस कॉन्टेक्स्ट में ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, और आप इस वीडियो को आगे शेयर करना। कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए।